हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक और मैं हूं धीरज। साल 2022 आईपीएल का मेगा ऑक्शन होता है और इस मेगा ऑक्शन में आरसीबी की टीम की बात कर रहा हूं। आरसीबी अपने मुख्य खिलाड़ी को खरीद नहीं पाती है। नाम है युजवेंद्र चहल को, क्योंकि आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है विराट, एबी डिविलियर्स, बड़े बड़े नाम हमेशा होते थे जिनको हमेशा रिटेन करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस गेंदबाज ने पिछले कुछ वक्त में टीम में जगह बना ली थी और जगह बनाई थी अपने प्रदर्शन से। चिन्ना स्वामी में जिस हिसाब से वो प्रदर्शन करते थे, टीम में जगह बनाई। लेकिन आईपीएल का ऑक्शन आता है, पहले तो उनको रिटेन नहीं किया जाता है, फिर ऑक्शन आता है तो एक उम्मीद होती है कि यार अब शायद आरसीबी ऑक्शन में उनको खरीदेगी, बट ऐसा भी नहीं होता। और इसके बाद सवाल ही सवाल उठते हैं दुनिया भर से कि ऐसा कैसे हुआ कि आरसीबी का साथ युजवेंद्र चहल से छूट गया, क्या कुछ मनमुटाव चल रहा है। इसको लेके अब जाके पिक्चर क्लियर हुई है कि क्यों आरसीबी ने युजवेंद्र चहल को खरीदने में असमर्थ रही। तो इसका जो जवाब दिया माइक हेसन ने दिया। माइक हेसन को आप सभी जानते हैं, आरसीबी का पूर्व मैनेजमेंट वही चला रहे थे कहीं ना कहीं। अब पूरा मैनेजमेंट चेंज हो चुका है, बट उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि आरसीबी के वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ियों की लिस्ट में चहल का भी आता था, तो आप चहल को खरीदने में असमर्थ कैसे रहे। तो उसको लेकर पिक्चर सामने हुई। तो अब एक काम करते हैं, आपके सामने रखते हैं कि माइक हेसन ने क्या कहा। माइक हेसन कहते हैं हमने केवल 3 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। रिटेन की बात कर रहे हैं यहां पर वो, क्योंकि हम ऑक्शन में हर्षल और यूजी दोनों को वापस खरीदना चाहते थे। केवल 3 खिलाड़ियों को रिटेन करने से हमें इसके लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए मिले। 4 रिटेन कर सकते थे लेकिन 3 किए, इसके लिए अतिरिक्त 4 करोड़ रुपए मिले। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे देखेंगे आप, जिस बात को लेकर मैं अब भी निराश हूं वह यह है कि आईपीएल में अब तक के बेस्ट खिलाड़ी होने के बावजूद यूजी टॉप 2 मार्की प्लेयर की लिस्ट में जगह नहीं बना सके। वह हास्यास्पद था और तथ्य यह है कि वह नीलामी सूची में 65वें नंबर पर आए। इसका मतलब था कि हमारे लिए गारंटी देना वाकई मुश्किल था कि हम उन्हें खरीद लेंगे। आमतौर पे वो ये यहां पे कहना चाहते हैं कि आमतौर पे जो मार्की लिस्ट होती है, बड़े प्लेयर होते हैं वो स्टार्टिंग की लिस्ट में आ जाते हैं, लेकिन उस मेगा ऑक्शन में वो बहुत लेट आए थे और वो 65वें नंबर के खिलाड़ी थे। तो अब सोचिए कितना अंत में उनका नाम आया था। अब आगे बढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं यह कुछ ऐसा था जिस पर हमने मॉक ऑक्शन में बहुत बड़ा समय बिताया। हर्षल पहले 3 सेटों में थे, लेकिन यूजी वहां 6वें सेट में आए थे, वो काफी पीछे थे। तो उनका कहना था कि हमने मॉक ऑक्शन में पूरी तैयारी की थी, कैसे खरीदेंगे, क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी, लेकिन हर्षल टाइम पर आ गए, हर्षल को हमने बाय कर लिया। लेकिन यूजी इतना लेट आ गए तो थोड़ा उसने हमारा प्लानिंग कहीं ना कहीं बिगाड़ दी। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं यदि हमने अपनी सारी नकदी बचा ली और सेट 6 का इंतजार किया तो हमें पता था कि 5 अन्य टीमें थी जिनके पास हमसे अधिक पैसा था। मान लीजिए कि हमने उससे पहले सभी गेंदबाजों को जाने दिया और फिर भी यूजी को पाने में असफल रहे तो हम एक लेग स्पिनर के बिना रह जाएंगे। अब क्या होता है, जब यूजी ऑलरेडी इतना लेट आ रहा है तो आपके मन में दुविधा में पड़ गए, आप कहीं ना कहीं दुविधा में पड़ गए कि आप करें क्या, उनका इंतजार करें या खरीद ले। इस असमंजस ने आरसीबी का कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कहते हैं इसके आगे आप देखेंगे, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन हाँ, हमने मॉक ऑक्शन में घंटों इस बात पर बहस में बिताया कि हम संभावित रूप से यूजी को कैसे खरीद सकते हैं। मतलब यूजी उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए, जैसे कि हर्षल पटेल चाहिए थे, उन्होंने खरीद लिया। यूजी भी हमें चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो उस पर वो क्या कहते हैं, बीच में हसरंगा भी आते हैं। आपको उस ऑक्शन में याद होगा, हसरंगा को आरसीबी खरीद लेती है और बीच में उनका नाम आता है। तो उनको लगा यार हसरंगा का जब नाम आया तो खरीदना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक ऑलराउंडर की भूमिका में भी है और लेग स्पिनर भी। अब ऑलराउंडर की भूमिका में है तो कहीं ना कहीं ये क्लियर हो जाता है कि यार हम या तो चहल का वेट करें या तो खरीद ले। तो कहीं ना कहीं ऑलराउंडर होने का हसरंगा को फायदा हुआ, आरसीबी ने उन्हें पिक कर लिया और उनका यह मानना था कि अगर वो टीम में भी रहेंगे, अगर हम चहल को ले लेते तो टीम में भी रहेंगे तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि वो क्या इसके आगे क्या कहते हैं। इसके बाद क्योंकि ये जो बात चल रही है यहां पर, आपको याद होगा चहल ने एक ये भी आरोप लगाया था कि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, मुझे क्यों नहीं खरीदा गया, ना मेरे पास मैनेजमेंट का फोन आया ना कुछ। तो चहल ने ये कहा था किसी ने मुझसे बात तक नहीं की, मुझे लगता है कि मैंने उनके लिए लगभग 114 मैच खेले हैं, मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। यूट्यूब शो एक पॉडकास्ट के दौरान दरअसल ये बातें कही थी युजवेंद्र चहल ने कि मेरे को फोन करके नहीं बताया गया, मुझे समझ में नहीं आया। और दुनिया भर में इसकी काफी चर्चा हुई थी कि यार आखिर ऐसा क्या हुआ आरसीबी और चहल के रिश्ते के बीच। इसको लेके भी कहीं ना कहीं हसन ने सफाई दी कि आखिर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे याद है कि मैंने ऑक्शन के बाद, उनका ये कहना था मुझे याद है मैंने ऑक्शन के बाद चहल को फोन किया था, वह परेशान थे उस समय, उन्हें ऑक्शन में क्या हुआ समझाने का प्रयास करना बड़ा
समझाने का प्रयास करना बहुत कठिन था। वह स्पष्ट रूप से उदास थे और मैं दोष नहीं देना चाहता उनको, वह एक आरसीबीएन थे और निराश भी थे, लेकिन मैं हर किसी को यह जरूर बता सकता हूं कि वह उन मुद्दों से काफी अच्छी तरह से वाकिफ है जिनका हमने सामना करना पड़ा। मतलब ये कह रहे थे कि हम नहीं खरीद पाए, लेकिन ऑक्शन में क्या हुआ मैं ये हर किसी को बता सकता हूं कि मैं क्यों ऑक्शन में नहीं खरीद पाया ये सारी चीजें। और इसके लिए उन्होंने बताया कि मैंने खुद चहल को भी, बाकी टीम को भी बताया था कि क्या क्या दिक्कतों की वजह से हम चहल को खरीद नहीं पाए। तो ये माइक हेसन ने कहीं ना कहीं साफ किया अब जाके कि यार आखिरकार क्यों एक अच्छा स्पिनर चहल कैसे छूट गया आरसीबी से और कैसे उस खिलाड़ी का रिश्ता टूट गया। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें और साथ ही ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।